हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और इस समय हम पढ़ रहे हैं एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में, यानी जो भी एसएससी सीएचएसएल की परीक्षा में जनरल नॉलेज से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर, उनके बारे में हम डेली डिस्कस करते हैं। यानी डेली बेसिस पर हम 12 to 13 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एसएससी के प्रीवियस ईयर। और इसकी जो 6 क्लासेज ऑलरेडी हो चुकी हैं। अगर अभी तक आपने वो क्लासेज नहीं देखी तो ज़रूर उन्हें देखें। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर आप देख सकते हैं। वहाँ पर प्रीवियस ईयर के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी होगी, वहीं पर क्रम से आपको ये सभी क्लासेस अवेलेबल होंगी। और आज हमारी ये 7वीं क्लास है और इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। और चलिए देखते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में। तो जो सबसे पहला आज का हमारा क्वेश्चन है वो बना है हमारा बायोलॉजी से, और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इससे रिलेटेड और भी कई सारे जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में भी हम आपको यहाँ पर बताएंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है मनुष्य के हाथ में कितनी हड्डियाँ होती हैं। यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं और आपसे पूछा गया है मनुष्य के हाथ में कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा हमें कंफ्यूज करता है, बट आपको फिर इसमें ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पर ये कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है कि हाथ हमको कहाँ तक लेना है, शोल्डर से या एल्बो से, या केवल हथेली और फिंगर्स ही हमको इसमें काउंट करनी होंगी। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न के हिसाब से जो आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं 17, 27 और 14, उसके अलावा 31 यानी 31। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन के हिसाब से जो सही आंसर होगा, यानी मानव के हाथ में, मनुष्य के हाथ में जो हड्डियों की संख्या होती है वो होती है 27। तो 27 हड्डियाँ होती हैं मनुष्य के हाथ में। और आप देख सकते हैं हमको केवल और केवल यहाँ पर इतना हैंड ही लेना है, यानी इस जगह से इस पूरे हैंड में कितनी बोन्स होंगी, ये होंगी 27 यानी 27 हड्डियाँ होंगी। केवल हमको इतना हैंड ही लेना है। हम अगर शोल्डर से काउंट करेंगे तो हमारी जो नंबर ऑफ बोन्स हैं वो यहाँ पर बढ़ जाएंगी। और अगर हम बात करें पूरे हाथ की, तो पूरे एक हाथ की अगर हम बात करें तो उसमें हमारी अगर कंधे से हम काउंट करेंगे तो ये नंबर होता है 32। तो कुल मिलाकर 32 हड्डियाँ होती हैं हमारे पूरे हाथ में। जब हम इसके कहाँ से काउंट करते हैं, जब हम इसे कंधे से और यहाँ फिंगर्स तक अगर हम काउंट करते हैं तो फिर इनकी जो संख्या होती है वो होती है 32। बट इस क्वेश्चन में केवल और केवल इतना पूछा गया है कि इतना, केवल यहाँ पर इतने में जो नंबर ऑफ बोन्स हैं उनके बारे में आपसे पूछा गया है। और अगर जो अन्य ऑप्शन दिए हुए हैं उनके बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसमें जो 14 नंबर दिया हुआ है, तो देखिए मनुष्य के चेहरे में, यानी जो हमारा फेस होता है, जो फेशियल बोन्स होती हैं उनकी संख्या कितनी होती है, ये होती है 14। यानी मनुष्य के अगर चेहरे की बात की जाए, यानी फेशियल बोन्स की बात की जाए, तो उनमें जो नंबर ऑफ बोन्स होती हैं वो होती हैं 14। और उसके अलावा अगर हम बात करें हमारे एक पैर में, तो एक पैर में जो हड्डियों की संख्या होती है वो होती है 31। और अगर हम दोनों पैर इसमें काउंट करें तो ये हो जाती है 62। और हाथ में हमने आपको बताया अगर हम शोल्डर से हाथ लेंगे तो ये होती है 32, और दोनों हाथों में 64 तक ये जो नंबर ऑफ बोन्स हैं वो यहाँ पर होती हैं। उसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे बन सकते हैं कि जो हमारी पसलियाँ होती हैं, यानी जो रिब केस होती हैं, उनकी संख्या कितनी होती है। तो ये होती हैं 12 जोड़ी पसलियाँ मनुष्य के शरीर में पाई जाती हैं। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरुरज्जु, यानी जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसमें जो नंबर ऑफ जो नर्व्स होती हैं, यानी कितने यहाँ पर आप देखेंगे एक प्रकार से आपको टुकड़ों में आपको ये जो रीढ़ की हड्डी है वो यहाँ पर दिखाई देगी, जैसे कोई टुकड़े टुकड़े यहाँ पर जोड़े गए हों, तो उनकी संख्या कितनी होती है। 31 पेयर्स नर्व्स यहाँ पर पाई जाती हैं, क्योंकि नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है मेरुरज्जु। तो यहाँ पर 31 पेयर नर्व्स पाई जाती हैं, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा जो कि जियोग्राफी से रिलेटेड है। मयूर द्वीप किस नदी पर स्थित है। तो देखिए कभी कभी द्वीप से संबंधित क्वेश्चन बन जाते हैं कि ये किस नदी पर स्थित है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ब्रह्मपुत्र, यानी जो पीकॉक आइलैंड है, मयूर द्वीप है, ये स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पर। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र पर एक और फेमस द्वीप स्थित है जो कि है माजुली द्वीप। माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित द्वीप है, और ये सबसे बड़ा नदी द्वीप है। देखिए आपको याद रखना है, जब पूछा जाए आपसे सबसे बड़ा नदी द्वीप, नदी शब्द वहाँ पर लगा होना चाहिए। वैसे अगर हम बात करें द्वीप में, तो वो फिर हमारा जो आंसर है वो अलग हो जाएगा, क्योंकि
वो जो अन्य द्वीप होते हैं वो कहीं ना कहीं आपको समुद्र में देखने को मिलेंगे, बट ये जो मौजूली द्वीप है ये आपको नदी द्वीप है, यानी ब्रह्मपुत्र नदी में बना हुआ ये एक द्वीप है और ये इसको माना जाता है सबसे बड़ा नदी द्वीप। तो इसको आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आर्ट एंड कल्चर से, इसमें टेम्पल्स के बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसमें है होयलेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो आपको बताना है ये जो होयलेश्वर मंदिर है ये किस राज्य में स्थित है। इसका सही आंसर होगा कर्नाटक। कर्नाटक में ये मंदिर बना हुआ है, होयलेश्वर मंदिर। उसके अलावा बात करें तो अलग अलग स्टेट में कई सारे जो मंदिर हैं वो यहाँ पर स्थित हैं। तो एक करंट का भी क्वेश्चन बनता है किससे, तेलंगाना से। तेलंगाना में ही स्थित है रामप्पा टेम्पल, रामप्पा टेम्पल, और जिसे अभी डिक्लेयर किया गया है यूनेस्को के द्वारा 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया, यानी इसको बनाया गया है 39 नंबर का विश्व विरासत स्थल। किसे, रामप्पा टेम्पल को, जो कि कहाँ स्थित है, ये स्थित है तेलंगाना में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस नेता ने उत्तर पूर्व से ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। यानी जब उस समय ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह चल रहे थे तो उत्तर पूर्व भारत से किस नेता ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। और यहाँ पर जो भी नाम आप देखेंगे चारों नाम आपने शायद ही कभी सुने हों, क्योंकि कभी न्यू टाइप से भी इस टाइप से भी क्वेश्चन बन जाते हैं जिनमें हमको सभी नाम यहाँ पर नए ही दिखाई देते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रानी गाइदिन्ल्यू। तो थोड़ा नाम भी अटपटा लग रहा है क्योंकि उत्तर पूर्व के नाम है, तो इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस वर्ष पहली बार राज्य परिषद या जिसे हम राज्यसभा कहते हैं उसका गठन किया गया, यानी किस सन में राज्यसभा का गठन किया गया। तो देखिए ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। उसके अलावा लोकसभा के बारे में पूछा गया है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1952। तो देखिए 1950 में हमारे देश में गणतंत्र लागू हुआ था, यानी हम ये कह लें कि हमारे संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। भारत एक गणतंत्रात्मक राज्य बन गया था और 1952 में ही गठन किया गया राज्यसभा का, और उसके अलावा पहली लोकसभा का गठन भी 1952 में ही किया गया था। तो दोनों यानी राज्यसभा लोकसभा दोनों का गठन ही 1952 के अंदर किया गया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन फिर एक बार हमारे पास आ रहा है आर्ट एंड कल्चर से, और इसमें है मिजोरम की किस नृत्य शैली में गांव के अतिथियों द्वारा विशेष रूप से भाग लिया जाता है। तो देखिए कभी कभी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है कि ये जो नृत्य शैली है किस स्टेट से बिलोंग करती है, बल्कि ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। वैसे आर्ट एंड कल्चर की जो हमारी सीरीज है प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, और वहाँ पर आप देखेंगे तो डिटेल में हमने सभी जो स्टेट हैं उनके हमने जो भी लोक नृत्य हैं उनके बारे में डिस्कस किया और बताया है क्या इस नृत्य की विशेषता है, क्योंकि उसी से यहाँ पर जो लैंग्वेज टाइप क्वेश्चन है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। तो देखिए ये जितने भी डांस फॉर्म दिए हुए हैं सभी मिजोरम के हैं, तो इसलिए यहाँ पर आपको ये छांटना होगा कि किस नृत्य शैली में गाँव के अतिथियों द्वारा विशेष रूप से भाग लिया जाता है। तो ये है खुल्लम, यानी खुल्लम नृत्य शैली जो होती है इसमें सभी जो गांव के अतिथि हैं वो विशेष रूप से भाग लेते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें चेराव नृत्य के बारे में तो ये एक बांस नृत्य है, यानी इसे बांस नृत्य भी कहा जाता है, जो कि आदिवासियों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। उसके अलावा चैलम नृत्य ये भी कहाँ से रिलेटेड है, यानी मिजोरम का ही ये भी एक डांस फॉर्म है चैलम नृत्य। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है फिर एक बार बायोलॉजी से, और यह है पैरासोमानिया नामक विकार का दूसरा नाम क्या है, यानी पैरासोमानिया को और क्या कहते हैं। अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो सिंपल भाषा में इसे क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले अगर हम ऑप्शंस देखना शुरू करें, सबसे पहले आती है रतौंधी, जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। और रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो ये होता है विटामिन ए की कमी से, जिसमें व्यक्ति को रात में दिखाई नहीं देने लगता, और इसे ही रतौंधी कहा जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है। उसके बाद आता है हकलाना स्टैमरिंग, यानी रुक रुक कर बोलना, दैट इज कॉल्ड स्टैमरिंग, हकलाना। उसके बाद जहाजी मतली, ये क्या होता है, तो ये होता है शिप सिकनेस। शिप सिकनेस का मतलब क्या है, जैसे माउंटेन सिकनेस होती है, यानी किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को पहाड़ों से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है, उसी प्रकार से ये जो शिप यानी जो पानी वाले जहाज हैं उसमें सिकनेस, शिप सिकनेस का मतलब होता है। और मतली का यहाँ पर मतलब है बेसिकली उल्टी से हम ये कह लें, जैसे माउंटेन सिकनेस कोई ज़्यादा ऊंचाई में अगर चला जाता है तो उसकी वोमिटिंग की जो शिकायत है वो होने लगती है, इसी प्रकार से ये भी एक विकार होता है शिप सिकनेस का। उसके बाद इसका जो सही आंसर है वो है नींद में चलना, यानी वॉकिंग इन स्लीपिंग में चलना, नींद में चलना। उसी को हम अगर वैज्ञानिक भाषा में बात करें तो उसे ही हम कहते हैं पैरासोमानिया, और इसको सिंपल भाषा में कहते हैं नींद में चलना।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित की गई? यानी जो बंगाल के दीवानी मामले हैं, जो भी रुपए पैसे संबंधित जो भी मामले वो ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित किए गए, किस वर्ष किए गए? तो देखिए, अगर आपने हिस्ट्री को अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, मॉडर्न हिस्ट्री को अगर आपने अच्छी तरीके से पढ़ा, तो यहाँ पर आप पहले ही क्वेश्चन कई सारे जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ पर एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1554, तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी 1554 में तो आई ही नहीं थी, तो ये तो पूरी तरीके से पहले ही गलत हो जाता है। और 1678 के समय आप देखेंगे, मिडाइवल हिस्ट्री हमने पढ़ा है 1707 तक जो औरंगजेब का शासन रहा, और तब तक अंग्रेज़ों के पक्ष में ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं हुई, यानी अंग्रेज़ तब तक कमज़ोर ही थे, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा गलत होता है। इसका जो सही आंसर है वो है 1765 ईस्वी में बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित की गई। और इसमें एक मेजर रोल है, आप देख सकते हैं 1757 में हुआ प्लासी का युद्ध, यानी बैटल ऑफ प्लासी जब हुआ, और ये किसके बीच हुआ था? ये हुआ था बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला वर्सेस अंग्रेज, यानी अंग्रेज़ों के बीच और सिराजुद्दौला के बीच ये प्लासी का युद्ध हुआ। बट इसमें जो सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफ़र, उसके द्वारा यहाँ पर धोखा दे दिया जाता है, क्योंकि अंग्रेज उसको अपनी तरफ कर लेते हैं। और फिर 1757 के बाद प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल में पूरी तरीके से शासन हो जाता है, ये हम कह लें अंग्रेज़ों का ही, बट वो एक नाम मात्र के लिए मीर जाफ़र को यहाँ पर नवाब बनाते हैं। मीर जाफ़र को नवाब बनाने का उन्होंने लालच दिया था और नवाब भी बनाए। उसके अलावा फिर यहाँ पर दो मामले आते हैं, फौजदारी मामले और दीवानी मामले। तो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि जो फौजदारी मामले हैं वो संभालेगा बंगाल का नवाब, और बाकी जो दीवानी मामले हैं यानी रुपए पैसे संबंधित जो मामले हैं वो यहाँ पर संभालेगी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो 1765 ईस्वी में ही ये जो दीवानी मामले हैं ये स्थानांतरित कर दिए जाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर अवेयरनेस से यहाँ पर बना है, किसी भी दिशा में कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी ऑब्जेक्ट को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला निम्न में से कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस है? तो एक पॉइंटिंग डिवाइस है, उसके बारे में हमको बताना है। तो देखिए, वैसे तो यहाँ पर ऑप्शन में अगर माउस होता तो वो भी हमारा करेक्ट होता, क्योंकि माउस से भी हम किसी ऑब्जेक्ट को स्थानांतरित करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं। बट यहाँ पर उसी से मिलता जुलता आपको देखना है कौन सा डिवाइस है। तो इसका जो सही आंसर है वो है जॉयस्टिक। अभी 2-3 दिन पहले ही क्लासेज में हमने आपको बताया था जॉयस्टिक के बारे में। जॉयस्टिक गेमिंग आदमी यूज होने वाला एक डिवाइस है, उसके साथ ही साथ इसी से राइट लेफ्ट सभी चीज़ें मैनेज की जाती हैं, यानी ऑब्जेक्ट को स्थानांतरित किया जाता है जॉयस्टिक। आप देखेंगे पिछली क्लासेस तो वहाँ पर आपको हमने इसके बारे में डिटेल में बताया। उसके अलावा मॉडेम के बारे में भी हमने आपको बताया। सर्वर जो हमारे सर्वर होते हैं उन्हीं के हिसाब से जो ये साइट्स हैं वो यहाँ पर चलती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? यानी देखिए, राष्ट्रपति के द्वारा ऐसा जो हमारे संविधान में मिलता है कि राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में कुछ सदस्य यहाँ पर मनोनीत किए जाएंगे। तो उनके नंबर आपको हमेशा याद होने चाहिए, क्योंकि बहुत क्वेश्चन बनते हैं इस नंबर से कि कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर 12, यानी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं जो खेल विज्ञान आदि क्षेत्र से रिलेटेड होते हैं। उसके अलावा लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, राज्यसभा में 12, लोकसभा में 2। और कभी कभी कुल संख्या भी पूछ ली जाती है कि राष्ट्रपति द्वारा कुल कितने सदस्य, संसद के कुल कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो इनकी टोटल नंबर है वो है 14। तो देखिए, सभी ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, राज्यसभा में 12, लोकसभा में 2 और कुल टोटल 14 सदस्य यहाँ पर मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, आतिशबाजी में हरे प्रकाश के उत्पादन के लिए निम्न में से क्या जिम्मेदार होता है? यानी कौन सा यहाँ पर सब्सटेंस पड़ा हुआ होता है आतिशबाजी के? जो भी आप देखेंगे जो हमारे पटाखे होते हैं या अन्य जो रॉकेट्स होती हैं आतिशबाजी के लिए उपयोग की जाने वाली, इनमें एक हरा प्रकाश निकलता है। तो वो हरा प्रकाश किस सब्सटेंस के कारण निकलता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा बेरियम। तो बेरियम के कारण ही आतिशबाजी में जो हरे प्रकाश है उसका यहाँ पर उत्पादन होता है। उसके अलावा सोडियम जिसका सिंबल होता है Na, क्योंकि अभी SSC CGL में मैग्नीशियम का सिंबल पूछा गया था जो कि बहुत ही इजी है। उसके अलावा पोटेशियम कैसे डिनोट करते हैं? सिलिकॉन, SI। और सिलिकॉन से ही जो आप चिप में देखेंगे हल्की सी, यानी मेमोरी में जो वो लगी हुई होती है, या आप अपने सिम में देखेंगे वो सिलिकॉन की ही वो जो प्लेट है वो यहाँ पर लगाई जाती है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के सबसे कम आबादी वाला जिला दिबांग किस राज्य में स्थित है? तो देखिए अभी हमने कुछ दिन पहले ही पढ़ा था सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो देखिए कई बार आपसे स्टेट ना पूछकर वहाँ के ज़िले के बारे में पूछ लिया जाता है, और अगर आपको वो ज़िला पता नहीं है कहाँ पर है तो आंसर आपका गलत हो सकता है। इसीलिए आपको अच्छी तरीके से इसे याद रखना है। तो जो दिबांग है, आपने सुना भी होगा, दिबांग घाटी, दिबांग वैली जो स्थित है वो है अरुणाचल प्रदेश में। तो वैसे भी अगर हम स्टेट की बात करें तो सबसे कम आबादी वाला जो स्टेट है वो भी हमारा अरुणाचल प्रदेश ही बनता है, और सबसे कम आबादी वाला अगर जिला की बात करें हम दिबांग, वो भी अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जियोग्राफी से बना हुआ है। अलकनंदा नदी और भागीरथी खरग ग्लेशियर से निकलती है। तो ये जो बीच में डैश है, हमको बताना है अलकनंदा नदी किस ग्लेशियर से निकलती है, यानी उस ग्लेशियर का क्या नाम है। तो देखिए अलग अलग कई सारे ग्लेशियर्स हैं जहाँ से नदियाँ निकलती है, और इनसे रिलेटेड बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। अलग अलग नदियों से रिलेटेड की कौन सी नदी किस ग्लेशियर से निकलती है, जैसे भागीरथी नदी खरग ग्लेशियर से निकलती है। तो अगर इसका जो सही आंसर होगा वो है सतोपंथ। तो सतोपंथ ग्लेशियर से अलकनंदा नदी निकलती है, और आप देखेंगे जैसे इस प्रकार से अलकनंदा नदी आती है, फिर इधर से भागीरथी नदी आती है, और दोनों यहाँ पर मिलती हैं और मिलकर चलती हैं, तब इसे हम कहते हैं गंगा। यानी वैसे कहने के तो हम भागीरथी नदी को ही गंगा कह देते हैं, बट जो मेन गंगा बनती है वो अलकनंदा और भागीरथी नदी के मिलने से बनती है। यानी जब भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी यहाँ पर आपस में मिलती हैं, जहाँ पर इनका संगम होता है, उसके बाद ही गंगा का उद्गम होता है। और ये किस स्थान पर मिलती हैं? तो ये मिलती हैं देवप्रयाग में। जहाँ पर इनका संगम होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है देवप्रयाग। और 5 प्रयाग होते हैं, आपने उनके बारे में पढ़ा भी होगा, बट यहाँ पर हमको केवल और केवल भागीरथी और अलकनंदा से रिलेटेड ही चीज़ों को देखना है। तो भागीरथी जो नदी है ये यहाँ पर निकल कर आती है खरग ग्लेशियर से, या उसे ही हम गंगोत्री ग्लेशियर भी कहते हैं। यानी ये जो नीचे गंगोत्री दिया हुआ है, तो ऐसा माना जाता है गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा का उद्गम हुआ है। तो हम इसी नदी को, यानी भागीरथी नदी को गंगा भी कह देते हैं। वैसे अगर हम बात करें तो मेन जो गंगा है वो बनती है देवप्रयाग से, फिर ये गंगा मैदानी भागों में हरिद्वार के रास्ते से प्रवेश करती है, जब इसमें इधर से आके अलकनंदा और भागीरथी दोनों यहाँ पर मिलती हैं। बट भागीरथी को ही गंगा भी कहा गया है, इसीलिए ये जहाँ से निकलती है, यानी गोमुख वाला स्थान है गंगोत्री, जो कि हमारे 4 धामों में एक है गंगोत्री धाम, और वहाँ से ही गंगा के उद्गम को माना गया है, भागीरथी के उद्गम को माना गया है। तो ये स्थान भी याद रखना है कहाँ पर। यानी अब अगर हम बात करें देवप्रयाग में कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं, तो भागीरथी और अलकनंदा नदी देवप्रयाग में मिलती हैं। उसके अलावा बात करें हम पिंडारी की, तो पिंडारी भी एक रिवर है जो यहीं पर स्थित रिवर है, अलकनंदा से बाद में आके वो यहाँ पर मिलती है। तो इतनी जो बातें हैं वो आपको यहाँ पर याद रखनी है। सतोपंथ ग्लेशियर से जो अलकनंदा नदी है उसका यहाँ पर उद्गम होता है। तो ये हमारे ऑल ओवर 13 क्वेश्चन थे जिनके बारे में हमने अच्छी तरीके से डिस्कस किया, और हम 7 सेट कंप्लीट कर चुके हैं SSC CHSL एग्ज़ाम के। और जैसे ही हम 10 सेट इसके कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम MTS एग्ज़ाम्स के जो सेट हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं MTS में पूछे गए, उसके भी लगभग 10 सेट लगाने का प्रयास करेंगे, और उस सीरीज़ को भी हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।